हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारे साथ में है सोम शुभ्रो एंड इन्होंने क्वालिफाई किया है सीएसआई नेट लाइफ साइंस। जान के आप हैरान हो जाओगे कि ये अपना मास्टर्स अब तक कंप्लीट नहीं किए हैं। ही इज स्टिल अ एमएससी स्टूडेंट एंड ही हैज मैनेज टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन दैट टू जेआरएफ। तो बहुत सारी बातें आपको सीखनी है। आप सीखोगे टाइम मैनेजमेंट। जो कंप्लेन करते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, पढ़ाई नहीं हो पाती है, प्लीज आपने हर बात को ध्यान से सुनना है, कैसे चीजें मैनेज की जाती है। इन्होंने क्वालिफाई किया था आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी एज वेल एज गेट। रैंक तो भाई वो खुद ही बताएंगे आपको सारे, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग है सारी चीजें। सो लेट्स नो हिम। हाय डिया, हाउ आर यू डूइंग? Hi, ma'am. I'm Sumsubro. I'm fine now. How are you, ma'am? आई एम ऑल्सो गुड डिया। तो पहले तो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड प्लीज टेल मी आपका गेट का रैंक रिजल्ट जो भी आपको याद है, और सीएसआर का क्या है। वेलकम मैम। आई एम Sumsubro Gusam। तो मैंने 2023 का जो फरवरी वाला गेट हुआ था उसमें मैंने क्वालिफाई किया था। तब ओके। मेरा ऑल इंडिया रैंक था 11 तब मेरा गेट का स्कोर था 920,000 में से। और वंडरफुल। उसके बाद मैं एमएससी में आईआईटी जैम के थ्रू एडमिशन लिया और फिर यहाँ पर रहते हुए मैंने ये जो जूम बार जो सीएसआर नेट हुआ था उसमें मैंने क्वालिफाई किया है जेआरएफ की कैटेगरी में, कैटेगरी 1 में। उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 178 है, ओके। 178। वंडरफुल। क्या आपको आपके थैंक यू। आईटी जैम बीटी का स्कोर याद है, रिजल्ट याद है? इसमें आईआईटी जैम बीटी का स्कोर एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन आईआईटी जैम बीटी में मेरा 33 रैंक था। वंडरफुल। तो आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं टू क्वालिफाई एटलीस्ट वंस। आपने 23 24 आपने लाइन से बढ़िया बढ़िया एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। तो मुझे लगता है आपको आदत है अच्छा स्कोर कार्ड देखने की, बट स्टिल बताइए कि क्या रिएक्शन था आपका रिजल्ट देख के। आपको लगा था जेआरएफ हो जाएगा या थोड़ा मुश्किल लग रहा था? मतलब मैंने जब अपना स्कोर कार्ड, मतलब जो फाइनल जो मार्क्स मैंने मिलाया था फाइनल आंसर के आने के बाद, हम्म। तो तब मेरे को पिछले वाला जो सारे इंटरव्यूज वगैरह थे तब मैंने वो देखा, तो लग रहा था कि होने का चांसेस है। लेकिन ये भी था कि कुछ मार्क्स के लिए अगर कुछ कट ऑफ थोड़ा सा इस तरफ उस तरफ हो जाए तो नहीं भी हो सकता है। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि सीट का नंबर कितना रहता है उसके ऊपर। तो इस बार पिछले बार जैसे बहुत घट गया था सीट का नंबर, इसलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला गया। इस बार थोड़ा इंक्रीज हुआ है, तो कट ऑफ भी ठीक ठाक हुआ है और मैं अच्छे से ही क्वालिफाई कर गया इस बार। ओके। और मुझे लगता है प्लस इस बार का एग्जाम भी थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल आया था, थोड़ा पेपर डिफिकल्ट लगा है काफी बच्चों को। तो वो भी एक थोड़ी वजह हो सकती है कि कट ऑफ आपका इस बार थोड़ा कम हुआ है। बात करते हैं आपके प्रिपरेशन की। अक्सर हमें हमेशा हम बच्चों को ये बोलते हैं कि आप सीएसआई नेट पढ़ लो, आपका गेट क्वालिफाई हो जाएगा। आपके केस में रिवर्स हुआ है, आपने पहले गेट क्वालिफाई किया और फिर सीएसआई नेट क्वालिफाई किया। तो बताओगे गेट की प्रिपरेशन ने आपको कैसे हेल्प किया है फॉर दिस सीएसआई नेट क्वालिफिकेशन? हाँ मैम, एक्चुअली जब से मैं 2021 से आईएफएस के साथ यूट्यूब में जुड़ा हूँ, तब ओके। से मैं लेक्चर्स हो गया या फिर जो लाइव जो क्वेश्चन सॉल्विंग्स होता है, पीवाईक्यू सेशन जो रहते हैं, तो मैं 2021 से ही मैं जैम और गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो तब मैं एक साथ मैं गेट को टारगेट करके कर रहा था, तो हम्म। उसके रिगार्डिंग मेरा जैम का भी अच्छा से निकल गया और गेट भी हो गया। और उसके बाद मेरे को इंटरव्यूज बहुत सारे मैंने दिया, फिर मैंने उस वक्त टीआईएफआर भी क्लियर कर लिया था। लेकिन वाओ। इंटरव्यू राउंड में मेरा नहीं हुआ, तो फिर मैंने हर जगह भी इंटरव्यू दिया। यहाँ मेरा हो गया तो फिर, और ये मेरे लिए अच्छा ही था, तो मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। और फिर उसके बाद भी मेरे दिमाग में एक था कि एमएससी करते करते 2 या 3 बार मेरे को ये मौका मिलेगा नेट का, तो ये तो मेरे को क्वालिफाई करना ही होगा, क्योंकि गेट के साथ अगर नेट क्वालिफाइड रहे तो पीएचडी के वक्त चांसेस मिलना थोड़ा शायद कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मेरे को मिलेगा। बैक ऑफ द माइंड ये था, तो इसके रिगार्डिंग ही मैं फॉलो कर रहा था। ओके, वंडरफुल। तो आई थिंक आप बिल्कुल, कुछ टाइम आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं हो रहा है कहीं पे भी। आपने बिल्कुल बैक टू बैक आपने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए। ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। थोड़ा बताइए अभी आप कहाँ पे स्टडी कर रहे हो, क्या कोर्स चल रहा है आपका एमएससी? मेरा मास्टर्स का कोर्स का नाम है केमिकल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके। तो ये एक जॉइंट कोर्स है, ये आईआईटी खड़गपुर एंड इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस आईएसीएस कोलकाता, ये ओके। दोनों इंस्टीट्यूट एक साथ मिलकर ये कोर्स चलाता है। ओके। तो ये केमिकल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला कोर्स है। तो उसके रिगार्डिंग ही उस कोर्स में ही मैं एडमिशन लिया था एमएससी के लिए। तो मैंने ये मेरा एमएससी का 3rd सेमेस्टर चल रहा है, तो अभी मेरा
प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो मैं अभी 3rd सेमेस्टर में आईआईटी खड़गपुर में ही कंटिन्यू कर रहा हूँ प्रोजेक्ट। ओके, वंडरफुल। थोड़ा बता सकते हो हाउ इज़ लाइफ एट आईआईटी खड़गपुर? मुझे लगता है हमारे जो एमएससी के एस्पिरेंट्स हैं, एमएससी एंट्रेंस भी काफ़ी इंस्पायर होंगे जान के। थोड़ा बताइए कैसा लाइफ एट आईआईटी खड़गपुर, क्या-क्या है वहाँ पे? आईआईटी खड़गपुर में जैसे हम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर जो था हमने आईएससीएस में करके आया था। फिर हमारा सेकंड सेमेस्टर पूरा ही आईआईटी खड़गपुर में हुआ था। जब हम आईआईटी खड़गपुर में आए, ये एक पूरा ही एक अलग, जैसे एक अलग ही इन्वायरमेंट रहता है यहाँ पर। ये जैसे खड़गपुर से सिटी से थोड़ा दूर है, लेकिन इसमें मतलब इसके अंदर ही सब कुछ है। मतलब जो भी लाइफ एज अ स्टूडेंट आप लीड कर सकते हो, ये सब कुछ देने के लिए ये खड़गपुर आपके लिए है। यहाँ का हॉस्टल लाइफ बोल लीजिए, यहाँ फिर यहाँ का मतलब इस कैंपस के अंदर शायद ही कुछ है जो है नहीं, मतलब सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। हम जब आए थे तब यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल जैसे स्प्रिंग फेस्ट वगैरह ये होता है, तो फिर साल के हर वक़्त ही कभी न कभी कुछ न कुछ कल्चरल फंक्शन या फिर फेस्टिवल्स या फिर कुछ टेक्नोलॉजिकल वगैरह सब कुछ ही हर साल चलता रहता है। स्टूडेंट लोगों का जो एक्टिविटी होता है, वो स्टूडेंट एक्टिविटी थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर चलता रहता है। और फिर यहाँ पर अगर एकेडमिक लाइन के लिए बोले तो यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट भी है उस मामले में, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस रेगुलरली अटेंड करना, फिर वहाँ पर अटेंडेंस वगैरह सब कुछ, मार्क्स वगैरह ऐसा सब कुछ, मतलब यहाँ पर एक तरफ क्लासेस जो है वो भी स्ट्रिक्ट चलता है, और क्लासेस के बाहर दुनिया का सब तरीके का जो स्टूडेंट के लिए ज़रूरत है, सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। तो मतलब ये अच्छा ही चल रहा है। वंडरफुल। तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया। आपने जो भी ड्रीम किया, आपने जो भी एम किया, आपने उसको हासिल किया है टाइम टाइम पे। थोड़ा जानते हैं प्रिपरेशन के बारे में अबाउट योर सीएसआर नेट। तो पहले तो मुझे बताइए, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना अलग से फॉर द सीएसआर नेट, क्योंकि सिलेबस में काफ़ी वास्ट है आपका सिलेबस, आपको 13 यूनिट्स करने होते हैं। तो पहले तो मुझे बताओ कि आपने कितने यूनिट्स टारगेट किए थे 6? मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं जैसे जैम के टाइम से ही प्रिपेयर कर रहा था, और तब से ही मेरा ये था कि मैं ये चीज़ें टारगेट करूँ। तो मैंने एग्ज़ैक्टली इस बार के लिए कुछ स्पेसिफिकली काउंट करके यूनिट नहीं प्रिपेयर किया था। मेरा मेरा ऐसा कंटीन्यूअस प्रोसेस चल रहा था कि ये हो चुका है, ये बाकी है। तो ऐसे मतलब मैंने छोड़ दिया था, अगर बोल दें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। एकदम ही कुछ बेसिक वगैरह देखा था। हम्म। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी का कुछ बेसिक्स जो मेरे कोर्स के अंदर था, उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं किया था। ये दोनों मैंने डिटेल्स में नहीं किया था। बाकी सारा मैं जितना मेरे से हो सके, मतलब यहाँ पर आईआईटी का जेहेतु शेड्यूल यहाँ का बहुत टाइट रहता है, जी। तो उसके अंदर रह के उसको फॉलो करने के बाद जितना मेरे से हो सका, मैंने वो दोनों यूनिट को छोड़कर लगभग हर यूनिट को मैंने टारगेट किया था। ओह! वंडरफुल। मुझे लगता है मतलब जो आपके 10 से 11 यूनिट्स थे वो आपने पढ़े हैं। उसमें से हो सकता है शायद हाँ, कुछ टॉपिक्स आपसे मिस हो गए हो, क्योंकि हाँ, आपने जैसे हाँ। बताया है कि जो आपको चीज़ें आती थी आपने उन पे और वर्क किया और यू हैव प्रिपेयर्ड इट वेल। तो दैट्स एक्चुअली वंडरफुल। तो थोड़ा बता सकते हो आप कैसे टारगेट करते थे? कैसा आप शेड्यूल करते थे कि मुझे इतना टाइम कॉलेज में रहना है? कितने घंटे आपने सीएसई नेट की प्रिपरेशन की है 1 दिन के अंदर? मतलब जैसे सीएसआर नेट का जो प्रिपरेशन मैंने किया था, उसके लिए मेरे हाथ में अगर बोलूँ तो मेरा अप्रैल में जब सेकंड सेमेस्टर खत्म हुआ, उसके बाद मेरे हाथ में 2 महीना ही था। 1.5 से 2 महीना मेरे हाथ में था स्पेसिफिकली इसके लिए टारगेटेड कुछ स्टडी या फिर प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए। तो तब मेरा लैब वर्क भी मैंने मई से स्टार्ट कर दिया था। तो लैब में रहते हुए मेरे को जितना भी टाइम मुझे मिलता था कि लैब का कुछ काम, मैं नया-नया लैब में आया हूँ, तो वो सीखने के साथ-साथ मेरे को जितना भी टाइम मिलता था, मैं हर वक़्त इसके अंदर ही घुसा रहता था कि जभी भी लैब में रहते हुए मेरे को कुछ भी टाइम मिले, तो उसके रिगार्डिंग मैं अगर कुछ नया टॉपिक मेरे को जानना है, तो वो मैं सीख लूँ और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ। फिर जब लैब से लौटता था रात को, तब डिनर के बाद एक बार जो-जो किया वो एक बार देख लेता था। बस ऐसे ही चलता रहता था, मतलब कुछ स्पेसिफिक आवर्स ड्यूरेशन मैंने उस तरीके डिवाइडेड करके नहीं दिया था। तो यू जस्ट वेंट विद द फ्लो बेसिकली। जिस दिन ज़्यादा यस। टाइम मिल रहा है ज़्यादा पढ़ाई कर ली, शायद कम टाइम है तो थोड़ी कम पढ़ाई हो पाई उस दिन। ओके। हाँ, हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑलवेज से कि सीएसआर नेट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ताकि आप पार्ट सी पे एक बिल्कुल अपना कमांड बना लो। तो आपने पार्ट सी कैसे उसके लिए प्रिपरेशन किया था, क्योंकि क्वेश्चंस का लेंथ काफ़ी बड़ा होता है, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। सो हाउ यू टारगेटेड पार्ट सी? एक्चुअली मैंने तो
दिसंबर वाला जो नेट था, मैंने उसमें पहले एक बार क्वेश्चन पैटर्न और ये सब देखने के लिए एक बार मैंने उसको अटेम्प्ट किया था। लेकिन तब मेरे को ये था कि मैंने बेसिक स्ट्रेटेजी नहीं बनाया था, इसलिए मेरे को लास्ट में मैंने ए से स्टार्ट करके जब सी के लिए जाने लगा, तो मेरे हाथ में हार्डली 45 मिनट्स था। तो मैंने मतलब सिर्फ 20-25 सवाल देख पाया, उसमें से कुछ सही हुए। तो उस वक़्त मेरा ये था कि मेरे को ये तब पता चल गया था कि मेरे को सी सेक्शन से स्टार्ट करना है। स्टार्ट कर। तो बैक ऑफ द माइंड 6-7 मंथ से मेरा ये चल रहा था कि जो भी हो जाए तो सी सेक्शन से स्टार्ट करना है। फिर जैसे क्वेश्चन होता रहेगा, मैं विद द फ्लो जाता रहूँगा। तो ओके। स्पेसिफिकली मैं सी सेक्शन वाले जो भी पीवाईक्यूज़ थे, वो मैं कोशिश करता था जि जितना हो सके लाइव के अंदर आके सुनना, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम रिकॉर्डेड जो पीवाईक्यू सेशंस रहते हैं, उसको जितना हो सके अटेंड करे और उससे एक्सपीरियंस काइंड ऑफ गेन करे, जिससे मैं उसको काम में लगा सकूँ मेरे लिए। वंडरफुल। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी। हाँ, बिल्कुल सही बात है क्योंकि क्वेश्चंस का लेंथ बड़ा होता है। उनको सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत होती है। अगर आपको वो थोड़े बहुत पता है तो आप अपने खुद के और डेवलप करके एक्सेल कर लोगे। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी आपकी कि थोड़ा बहुत सीख लिया जाए, फिर उसको यूज़ करके खुद से ट्राई किए जाए क्वेश्चन। हाँ, बताइए, एग्ज़ाम में आपको याद है आपने कितने पार्ट सी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे अभी वाले? हाँ मैम, मैंने 25 ही अटेंड करके आया था। कितने लेकिन करेक्ट याद 25 है में से कुछ? मेरा 21 करेक्ट हुआ था, 4 मेरा गलत हुआ था। तो मेरा ओके। 80 मार्क्स था पार्ट सी का। ओके, वंडरफुल। तो ये 25 क्वेश्चन ढूँढने को लगभग कितना टाइम लगता था आपको? मैम मेरे को बहुत टाइम, मतलब बहुत, मतलब मैंने ऐसे किया था कि 17-18 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने कर दिया था। लेकिन उसके बाद 15 से 20 क्वेश्चन मैंने मार्क्स को रिव्यू किया था कि पूरा अगर हो जाए तब मैं आकर करूँगा। तब पार्ट सी को करने में लगभग डेढ़ से पौने 2 घंटा या फिर लगभग 2 घंटे के पास मैंने दिया था, क्योंकि मेरा एक रिग्रेट था कि लास्ट जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें अगर पार्ट सी हो जाता तो मेरा उस बार ही मेरा क्लियर हो जाता। पार्ट हाँ। सी की वजह से मेरा रह गया। मैंने इस बार पौने 2 घंटे या उससे भी ज़्यादा टाइम मैंने सी के ऊपर दिया था, क्योंकि मेरे को इस बार सी में मार्क्स करना था ज़्यादा। ओ, तो बढ़िया कि आपने लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम दिया आपको रियलाइज़ हुआ कि मिस्टेक कहाँ पे हुई थी, तो पार्ट सी के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं था। आपने उस मिस्टेक को सेकंड अटेम्प्ट में बिल्कुल ध्यान रखा कि पार्ट सी को ज़्यादा टाइम देना है, एंड डेफिनेटली आपने साबित किया है कि भाई वो गलती से सीख के सुधार के हम आगे बढ़ सकते। वंडरफुल। बात अगर हम करते हैं पार्ट ए की, जिसमें आपको पूछे जाते हैं सर एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, तो आपने पार्ट ए को सॉल्व किया था बिकॉज थोड़ा बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को वो पार्ट पसंद नहीं है। व्हाट अबाउट यू, कैसे करना चाहिए? नहीं मैम, पार्ट ए मैंने अच्छे से ही सॉल्व किया था, क्योंकि हम्म। पार्ट ए में हर बार टारगेट करता हूँ, क्योंकि जो भी मेरा नॉलेज या एक्सपीरियंस मेरा जैम के वक्त, पीटी के वक्त, जो सिर्फ हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ ही लगता है, तो उसका कुछ मेमोरीज मेरे पास साथ था ही। और यहाँ पर तो उतना ज़्यादा कुछ लगता नहीं, सिर्फ जो मैथमेटिक्स का बेसिक्स है वो जानने से ही यहाँ का निकल जाता है। तो मैंने पार्ट ए हर बार ही टारगेट किया था, इस बार भी मैंने पार्ट ए में से 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 2 सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गए, बाकी 11 मेरे सही थे। ओके, ये बहुत अच्छी बात है कि 10+ हाँ। क्वेश्चन अगर कोई सॉल्व करके सही भी ला पा रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात। बात अगर हम करते हैं थोड़ा सिलेबस की, तो आप थोड़ा बता सकते हो कि जो आपने जो 10 से 11 यूनिट्स अपने टारगेट किया था उसमें से अगर किसी को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कौन से यूनिट्स ईजी हो सकते हैं? बीइंग अ बायोटेक्नोलॉजी, आपके मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी में, तो आपके हिसाब से कौन से यूनिट्स है जो आपको इजीली जम सकते तो जैसे मेरा एमएससी का सब्जेक्ट हुआ केमिकल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हैं? तो ओके। यहाँ पर मेरे को सेल सेल के रिगार्डिंग जो कुछ भी है, जैसे सेल एक अलग टॉपिक है, सेल और वो बस उसके बाद सेल साइकिल वगैरह, ये सब कुछ एक तरफ हो गया। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो स्टूडेंट हर वक्त अटेम्प्ट करते हैं, और मेरा जैम के पहले से ही मेरा एक फेवरेट टॉपिक था बायोकेमिस्ट्री। तो वो तीनों तो मैं पहले से ही कंटिन्यू कर रहा था। उसके बाद मैंने जब इस कोर्स में आया तब मैंने डिप बायो थोड़ा बहुत किया। फिर उसके बाद मैंने टेक्निक्स वगैरह जो होता है वो भी मैंने अच्छे से किया, क्योंकि मेरा बीएससी जो था वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से था। तो मैंने प्लांट फिजियो मेरा पहले से ही था, तो मैंने प्लांट फिजियो के ऊपर बहुत फोकस किया था। तो ऐसे मेरे लिए ऐसे ही हुआ था। तो आई थिंक मतलब आपको हर यूनिट से कुछ ना कुछ फेमिलियरिटी थी, यहाँ से हाँ कुछ ना मैम। कुछ आता है एंड आपने वहाँ से स्टार्ट करके एक्सेल। वंडरफुल।
हाँ, हाँ, एंड हाँ। व्हाट अबाउट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस? आप कितना टाइम देते थे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को? सेकंड क्वेश्चन, मॉक टेस्ट के बारे में बताइए कि क्या आपने सॉल्व किए थे? क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मेरा मतलब क्योंकि मेरे टाइट शेड्यूल के अंदर वक़्त यूनिट कवर करने के लिए या ज़्यादा बहुत कुछ रिगोरस नोट्स बनाने के लिए नहीं था। मेरा भरोसा ही था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ और जितना हो सके अपने आप को ढाल सकूँ उसके अंदर कि मैं रेडी रहूँ नया जो सवाल आ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए। ओके। तो क्वेश्चन तो मैं हर वक़्त ही कोशिश करता था या प्रैक्टिस करूँ या फिर प्रैक्टिस करते हुए देखूँ मैं। तो ये करता था और मॉक टेस्ट मैंने एग्ज़ैक्टली पूरा ही मॉक टेस्ट नहीं किया था क्योंकि मेरे साथ उतना टाइम नहीं मिला था। लेकिन मैंने क्वेश्चन्स वग़ैरह देखे थे और मैं ये मतलब माइंड में ही मैनिफेस्ट करता था कि मैं अगर वहाँ रहूँ तो कैसे हो सकता है। ये एक बहुत दिनों से एक ड्रीम था कि हाँ, अगर गेट निकल गया है तो ये भी अगर निकल जाए तो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मैं मैनिफेस्ट करता था कि कैसे भी टाइम को मैनेज कर सकता हूँ। आई थिंक यस, मैनिफेस्टेशन भी एक थोड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको सोचना है कि आप उसको अचीव कर लोगे। दैट इज़ ऑल्सो गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करते हैं आपके पूरे प्रिपरेशन जर्नी की, तो कभी कभी कुछ ऐसा फेज आता है जब हम थोड़ा सा लो फील करते हैं, समझ नहीं आता। तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ आया था? हाँ मैम, जैसे लो फील करना तो हर एक बार होता था जब मैं जैम क्वालिफाई करने के बाद जब मैं जॉइन करने वाला था एमएससी के लिए, तभी मेरे पापा का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। तो पूरा ही लेग का पूरा ही फ्रैक्चर था पूरा। तो प्लेट बिठा के 10 दिनों तक वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। तो मेरे पापा मेरे इंस्टीट्यूट में तकरीबन 8 या 10 महीने बाद ही आ सके क्योंकि उनका 4-5 महीने का पूरा ही बेड रेस्ट था। अभी ठीक है तो वो? उस वक़्त हाँ, अभी वो पूरा ही ठीक है, अभी वो अच्छे से चल रहे हैं, तो वो भी आए भी थे कर तो तब मेरा ऐसा था कि खुशी भी है एक तरफ कि मिल गया है चांस, लेकिन तब सेलिब्रेट करने का कुछ मौका भी नहीं था और कोई लोग भी नहीं थे साथ जो अपने खुद के अपने हैं, तो वो नहीं थे, तो उस वक़्त था कि हाँ, मेरे को थोड़ा लो फ़ील हुआ था। एक और चीज़, क्योंकि आपने इतने मेजर एग्जाम्स क्वालिफाई किया है, पेपर भी आपने बताया, तो आईआईटी जैम, टीआईएफआर, देन सीएसआर नेट, गेट, तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम एक्सेल करना एक बहुत अच्छी बात है। और ये आप तभी कर पाते हो जब आप एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल शांत माइंड से बैठे। कभी कभी अच्छे अच्छे प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स भी एग्ज़ाम हॉल में बेटर परफॉर्म नहीं कर। तो कुछ बताओगे एग्ज़ाम हॉल में कैसे अपना आप को बिल्कुल शांत रखें, कैसे काम रखें? जैसे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैं सिलेबस को लेकर कभी भी कभी भी जो भी मैंने एग्ज़ाम अभी दिया है 2023 के बाद से, उसमें कभी भी मैं जब एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाता था या 1 दिन, 2 दिन पहले से, तब मैं हर तरीके का जो डिस्ट्रैक्शन होता था, किसी ने क बोला है कि जैसे हमारे टाइम में था कि जैम और गेट एक ही दिन मतलब एक ही दिन छोड़ के था। मतलब ने जिस दिन हमने गेट दिया, उसके बाद वाले दिन ही हमारा जैम का एग्ज़ाम था। तो अगर कहीं पर किसी ने बोला कि इसका अच्छा हो गया, उसका अच्छा हो गया है, तो फिर उन सब के बीच में मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था और मैं अपने प्रिपरेशन के ऊपर मैं भरोसा रखकर कूल माइंड के साथ जाना चाहता था और जो भी मैंने स्ट्रैटेजीज़ बनाया है या जो भी मैंने इतना दिन से जो मेरा माइंड में चल रहा था, जो भी मैनिफेस्ट मैंने किया है, मैं कोशिश करता था कि उससे मैं ना हटूँ। जो मैं स्ट्रीमलाइन पाथवे में चलना चाहता हूँ, मैं थ्रू आउट द जो 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, मैं उसमें भी अनडिस्टर्ब चलता रहूँ, जो मेरा खुद का चलने का तरीका है, उससे ही वही मैं करता था हर वक़्त। तब आपने बिल्कुल अपने को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया किसी और की बातों से। यू वेर फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल कि नहीं, मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, फॉलो करूंगा, यू विल गेट दिस। दैट इज़ वंडरफुल डी। तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई थिंक काफ़ी सारे बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा सीखने वाले हैं। मैं मेरे एमएससी एंट्रेंस के बच्चों को भी बताऊंगी इस बारे में। ऑफ कोर्स हमारे पीएचडी एंट्रेंस स्टूडेंट्स भी इसको देखने वाले हैं, दे विल बी वेरी मच मोटिवेटेड। तो जो बच्चे कंप्लेन करते हैं कि टाइम नहीं मिल पाया, प्रिपेयर नहीं हो पाया, 6 महीने, साल नहीं, बच्चों ध्यान रखो, अगर आपने डिटरमाइन कर लिया, इफ़ यू आर दैट मच डिटरमाइंड, यू ऑल कैन डू इट। अगर एमएससी के साथ साथ में आईआईटी में मास्टर्स करते करते ये क्वालिफाई कर सकते हैं कोई पर्सन, तो आप सब भी कर। दिया हुई डेडिकेट दिस सक्सेस, किस किस को थैंक यू बोलोगे फॉर दिस? डेफिनिटली माय पेरेंट्स वर द फर्स्ट वन, दे सपोर्टेड मी, सो उनको तो बनना करना बनता है। फिर जो जिस लैब में मैं यहाँ पर हूँ, हम्म। मैं डॉक्टर ऋतु सर के अंडर हूँ,
इम्यूनोलॉजी लैब में। तो वहाँ पर जो मेरे सीनियर्स वगैरह हैं, उन लोगों ने भी मेरा बहुत हेल्प किया, गाइड किया और मेरे को कुछ टाइम अलाउ भी किया कि तुम फ्रीली कुछ पढ़ो क्योंकि तुम्हारे हाथ में सिर्फ़ डेढ़ ही महीना है। और फिर मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, एक चैता दास, तो वो भी आईआईटी में ही है। तो इन लोगों को और मेरे फैमिली को, सभी को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ कि सभी ने मेरे को इकोसिस्टम कभी बिगाड़ने या फिर मेरे को कभी हद से बाहर जाने नहीं दिया। मेरे को डेडिकेटेड या फ़ोकस्ड रहने में कभी न कभी किसी सभी ने मदद किया है। तो आई वांट टू थैंक और ऑब्वियसली आईएफएस तो है ही पहले से 2021 से मैं आईएफएस को फ़ॉलो कर रहा हूँ। तो तब से आप थे, विशाल सर थे, प्रांशु सर थे, केसी सर थे, सभी को मैं ये डेडिकेट करूँ। वंडरफुल। एंड एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, क्या बोलोगे उन्हें? कैसे क्या करें और क्या ना करें टू गेट दिस? जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उस उन लोगों को मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि कभी भी एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना ना मत छोड़िए क्योंकि ये प्रिपरेशन कम हुआ है या कुछ भी हुआ है। पहले तो एग्ज़ाम अटेम्प्ट कीजिए और जो भी अगर पिछली बार नहीं हुआ है, फ़ोकस उस पे कीजिए कि उस पे क्या गलत हुआ था। और जितना भी टाइम आपके पास है या वो 1 महीना है या 2 महीना या 6 महीना या 1 साल, उसमें थ्रू आउट द टाइम जितना भी आपसे हो सके आप डेडिकेटेडली देते रहे। और इससे आपको कुछ ना कुछ कभी ना कभी अगर एक एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो शायद दूसरा में हो जाएगा, शायद और कहीं हेल्प मिल जाएगा। तो आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हो तो कहीं न कहीं पर जाके वो आपको पे ऑफ करेगा। तो वंडरफुल। कभी भी मतलब फेलियर अपने आप को मत समझो और करते रहो, कुछ ना कुछ कभी ना कभी आपको ज़रूर मिल जाएगा। वही मैं वंडरफुल। तो आई थिंक बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने सभी को। सीखो अपने गलतियों से और मेहनत करते रहो। क्या पता वो शायद अभी काम ना आए बट आपको आगे कहीं जाके वर्क। तो दैट्स वंडरफुल डियर, मज़ा आया आपसे बात करके। आई थिंक हमारे सारे बच्चे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे। एंड वी रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई रियली होप कि आपका जो भी सपना है आप उसको बहुत जल्दी फुलफिल। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। And to all the aspirants out there, keep studying, keep learning. Okay, so have faith in yourself, prepare well. See you all soon. Have a great day. Very happy.